नमस्कार। आज हम मौलिक अधिकार को देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने मौलिक अधिकार के शुरू में देखा था कि मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं। जब हमारा संविधान बना था तो हमारे मूल जो मौलिक अधिकार थे वो 7 थे। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, तो वर्तमान में हमारे मूल अधिकारों की संख्या 6 है। पहला है समता और समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार, पाँचवा है शिक्षा संबंधी अधिकार, और लास्ट जो है बहुत इम्पोर्टेंट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये जो अधिकार हैं इसको हम अब डिटेल से बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला हमारा है समता और समानता का अधिकार। इसकी संख्या है 14 से 18। तो समता और समानता का अधिकार है 14 से 18 मौलिक। पहले तो हमको ये बात हमेशा याद रखना है कि जब भी हम मौलिक अधिकारों की बात करें तो हम हमेशा उसको आर्टिकल को याद रखें कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार हैं। तो ये हमेशा जब आपके दिमाग में रहेंगे तो ये आर्टिकल कभी मिस नहीं होंगे। हमेशा जब भी बोलिए मौलिक अधिकारों की संख्या 12 से 35। तो समता और समानता का अधिकार जो हमारा पहला मौलिक अधिकार है ये है 14 से 18। तो अनुच्छेद 12 मौलिक अधिकारों की परिभाषा है। मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्रदान किए जाते हैं। ये राज्य क्या है? राज्य कहते हैं सरकार को। सिंपल भाषा में आप समझिए, जो सरकार है वो राज्य है। तो जो मौलिक अधिकार मिलते हैं वो राज्य के विरुद्ध मिलते हैं, यानी कि सरकार के विरुद्ध आपको मिलते हैं। सरकार के हमेशा खिलाफ ही मौलिक अधिकार, आप सरकार के पावर को कम करने का अधिकार है मौलिक अधिकार। तो जब भी सवाल एग्जाम में आए कि मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध मिलते हैं, तो राज्य के विरुद्ध मिलते हैं। तो राज्य के विरुद्ध मिलते हैं। अनुच्छेद 13 कहता है कि राज्य ऐसा कोई कानून का निर्माण नहीं करेगा जो मौलिक अधिकार के विरुद्ध हो। हमेशा मौलिक अधिकार में पॉजिटिव संशोधन किया जाएगा, यानी कि मौलिक अधिकार में नागरिकों के अधिकार को बढ़ाने की बात की जाएगी, कभी कम करने की बात नहीं की जाएगी। फिर भी काफ़ी बार संसद ने ऐसे कानून को बनाया जिसमें मौलिक अधिकार का हनन हुआ या मौलिक अधिकार नागरिकों के कम हुए। इसको हम आगे जब पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे मौलिक अधिकार कम हुए। उसके बाद है अनुच्छेद 14, राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन सभी पर एक समान लागू होगा। अब 14 है समता और समानता का अधिकार, यानी कि राज्य इस तरीके के कानून बनाएगा जो कि उस राज्य में रहने वाले, यानी कि उस देश में रहने वाले लोगों पर एक समान लागू होगा और कोई भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन इसमें अपवाद हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल। राष्ट्रपति और राज्यपाल इसलिए अपवाद हैं कि उनके पद पर रहते उन पर किसी भी तरीके का कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता जब तक वो पद पे। हाँ, जब पद से बाहर हो जाएंगे, यानी कि राष्ट्रपति से पूर्व राष्ट्रपति हो जाएंगे, राज्यपाल से पूर्व राज्यपाल हो जाएंगे, तब फिर उन पर विधिवत कानूनी प्रक्रिया चलेगी। लेकिन पद पर रहते उन पे ये प्रक्रिया लागू नहीं होगी। तो इस कारण से थोड़ा उन्हें अलग बनाता है। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, यानी राज्य नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं करेगा। अब जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति का जन्म जम्मू कश्मीर में हुआ हो या किसी व्यक्ति का जन्म केरल में हुआ हो या बिहार में हुआ हो, कहीं हो, तो इस आधार पर आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, कोई महिला है, कोई पुरुष है या कोई न्यूट्रल जेंडर में आता है, तो आप उसको इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते कि ये महिला है, इससे ये काम नहीं करवाना है, या ये पुरुष है, इससे ये काम नहीं करवाना है, या इसको ये अधिकार नहीं मिलने चाहिए। इसके भेदभाव नहीं किया जा सकता। जन्म स्थान के आधार पर अगर कोई व्यक्ति विदेश में जन्म लेता है और भारत में वो आया हुआ है तो उस पर भी वही कानून लागू होंगे जो भारतीयों को, वही अधिकार मिलेंगे उसको जो भारतीयों को मिलेंगे। कुछ ऐसे अधिकार हैं आर्टिकल मौलिक अधिकार में जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों के सभी नागरिकों के लिए समान अवसर होंगे। यानी कि आर्टिकल 16 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिसमें नागरिकों में भेदभाव हो, यानी कि सब पे एक समान लागू होगा। राज्य जो भी नौकरियां निकालेगा या जो भी नियुक्ति करेगा या जो भी नियोजन करेगा उन सबों में सबों के लिए बराबर होगा, किसी के लिए कम या ज़्यादा अवसर नहीं होंगे, सबके लिए बराबर अवसर होंगे। लेकिन अपवाद हैं अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST, पिछड़ा वर्ग OBC और EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन।
इसमें ये व्यवस्था किया गया कि मान लीजिए समाज में कोई तबका पीछे रह गया है, तो तबका पीछे रह गया तो उसको लाने के लिए हम आगे क्या कर सकते हैं, उसको लाने के लिए आगे हम ये कर सकते हैं कि उसको कुछ विशेष अधिकार दें। जब वो आम लोगों के या जो लोग आगे हैं उनकी बराबरी में जब वो व्यक्ति आ जाएगा, तो फिर उस समय हम उसके अधिकारों को, जो हम विशेष उसको सुविधा दे रहे थे, तो सुविधा को हटा लेंगे। तो यानी कहने का मतलब है कि आरक्षण हमेशा नहीं रहेगा। ये आरक्षण इसलिए लागू किए गए हैं या इसलिए व्यवस्था की गई है, ये अपवाद इसलिए कहा गया है कि कोई व्यक्ति बहुत आगे चला गया है तो उसके बराबरी में जो पीछे रह गया उसको आगे लाने के लिए हम ये व्यवस्था बनाएंगे कि ताकि समानता आ जाए। इसलिए इसमें लोक नियोजन में अवसर की समानता में कुछ अपवाद को भी रखा गया है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। संविधान में अस्पृश्यता की परिभाषा नहीं किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जय सिंह बनाम भारत संघ 1976 में इसे बताया। तो जब हमारा संविधान बना तो अस्पृश्यता को तो लागू किया गया, लेकिन उसमें ये परिभाषा नहीं दिया गया कि आप किस प्रकार से अस्पृश्यता करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए बीमार है, तो आप उसको, अगर उसमें ऐसी बीमारी है जो कि संक्रमण के कारण जो फैलती हो, तब तो उस व्यक्ति को आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं आप आके मेरे बगल में बैठिए या मैं आपके बगल में बैठूंगा। उस कंडीशन में आप इसको कहेंगे कि आप कहीं दूर जाके बैठिए, या आप छींकिए या खांसिए तो आप मास्क लगा के छींकिए या खांसिए, या मुंह पर रुमाल रख के खांसिए, या यहाँ पर मत बैठिए, तो वो अस्पृश्यता नहीं आएगा। इसलिए परिभाषित नहीं किया जाता। अस्पृश्यता इस आधार पर तय किया जाएगा कि किसी व्यक्ति को उसके रंग के आधार पर, उसकी जाति के आधार पर, कहीं पर किसी सार्वजनिक स्थान पर जाने में, जैसे कोई सरकारी अस्पताल है तो वहाँ हर व्यक्ति का इलाज होगा, हर व्यक्ति वहाँ जाएगा। कोई सरकारी शिक्षण संस्थान है, वहाँ हर व्यक्ति जाएगा पढ़ने, वहाँ किसी को रोका नहीं जा सकता। लेकिन तो इस बात को पहले परिभाषित नहीं किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो मामला गया, सर्वोच्च न्यायालय जय सिंह बनाम भारत संघ 1976 में, सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ मामले में इसे परिभाषित किया और अस्पृश्यता का उन्मूलन करने की कोशिश किया गया। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत सेना या शिक्षा संबंधी सम्मान के सिवा अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। जब भी राज्य की बात की जा रही है तो आप इसे राज्य मत समझिएगा कि कोई बिहार, उत्तर प्रदेश या इस तरीके के। राज्य मतलब सरकार यानी कि देश की बात की जा रही है। तो उपाधियों का अंत सेना या शिक्षा संबंधी सम्मान के सिवा अन्य कोई भी उपाधि राज्य प्रदान नहीं करेगा। तो नहीं करेगा कहने का मतलब है कि जैसे कोई व्यक्ति पीएचडी कर रहा है तो उसकी ये उपाधि है या सम्मान है, ये अलग है। सेना अपने सैनिकों को परमवीर चक्र, महावीर चक्र या अन्य प्रकार के जो सम्मान देती है वो भी है, तो ये इसमें नहीं आएगा। आप आगे देखिए तो फिर समझ में। भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश से, इसको छोड़ते हैं, पहले इसको देखते हैं। स्वतंत्रता से पहले राय बहादुर, वीर बहादुर, राजा, नाइटहुड, लॉर्ड आदि की उपाधियाँ मिलती थी। ये सरकार के द्वारा दिया जाता था। यानी कि जो भारत में जब अंग्रेज़ों का शासन था तो इसमें ये व्यवस्था की गई थी कि कुछ लोगों को कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दिया जाता था, कुछ राज्य के द्वारा कुछ अलग सहूलियत दी जाती थी। जैसे आप एक हड़प्पा काल के एक व्यक्ति का नाम सुने होंगे, राय बहादुर दयाराम साहनी। तो राय बहादुर उनको अंग्रेज़ों के द्वारा मिला हुआ एक टाइटल था, उनका नाम था राय बहादुर दयाराम साहनी। दयाराम साहनी उनका नाम था और राय बहादुर उनको मिला हुआ टाइटल था। तो ये टाइटल मिलने से क्या होता है कि कुछ विशिष्ट होने का गुण प्रदर्शित हो जाता है कि आम आदमी को लगता है ये कुछ अलग है। लॉर्ड कहने का मतलब कुछ अलग है। ये नाइटहुड में सर की उपाधि दी जाती, तो ये अलग है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे इस तरीके का कोई भी पद का इस्तेमाल नहीं करेगा। जैसे भारत सरकार मान लीजिए किसी को भारत रत्न देती है तो वो व्यक्ति अपने आप को ये नहीं कहेगा कि भारत रत्न धारक, सामने वाला बोल सकता है, वो खुद इस बात को नहीं बोलेगा। या जब भी अपने नाम का प्रयोग करेगा तो उसमें सर की उपाधि नहीं। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि अंग्रेज़ों के द्वारा दी गई, जिसे नाइटहुड भी कहते हैं। तो सर रविन्द्रनाथ टैगोर हम तो कह सकते हैं, लेकिन अगर आज रविन्द्रनाथ टैगोर जीवित होते तो वो इस बात का प्रयोग नहीं करते कि सर रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा हुआ कविता या लिखी हुई कहानी। तो इसका उपाधि का अंत करना इसलिए ज़रूरी था कि इससे विशिष्ट होने, यानी कि जो समान नागरिकता की बात हो रही है कि जब सब आदमी नागरिक समान हैं तो उस कंडीशन में कुछ विशिष्टता का अनुभव होने लगता है। इसलिए नाइटहुड की उपाधि को उपाधियों का अंत किया गया। अब इसको देखिए, भारत का कोई भी नागरिक
किसी अन्य देश या बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। जैसे अभी कभी कभी आप सुनते हो किसी, जैसे शाहरुख खान है या कोई और भी बॉलीवुड के कलाकार हैं, उनको किसी दूसरे देश के द्वारा, फ्रांस के द्वारा, किसी और देशों के द्वारा कोई भी उपाधि दी जाती है, तो वो जो उपाधि दी जाती है तो वो पहले राष्ट्रपति से परमिशन लेते हैं कि हाँ मैं ये लूँ या न लूँ। अगर राष्ट्रपति मना कर देंगे कि नहीं आप नहीं ले सकते, तो फिर वो जाके नहीं लेंगे। लेकिन जब वो इस बात का राष्ट्रपति आज्ञा दे देते हैं, तब वो व्यक्ति जाके वहाँ से उपाधि ले सकते हैं। तो किसी दूसरे देश से कोई भी उपाधि लेंगे तो सबसे पहले राष्ट्रपति से परमिशन लेना होगा। भारत रत्न, पद्म पुरस्कारों को उपाधि के अंतर्गत नहीं रखा जाता। ये जो भारत रत्न है या पद्म पुरस्कार, ये उपाधियों के अंतर्गत नहीं आते, लेकिन फिर भी आप इनका अपने नाम के साथ प्रयोग नहीं कर सकते। ये इसलिए दिए जाते हैं कि जैसे एक तो विशिष्टता का अनुभव हो, इसलिए हटा दिया गया, और इसलिए दिए जाते हैं कि लोगों में आत्मविश्वास बढ़े, इनक्रेज हो कि हाँ कोई मैं अच्छा काम करूं देश के लिए, ताकि सरकार के द्वारा या देश के द्वारा मुझे एक विशिष्ट उपाधि से सम्मानित किया जाए। तो ये उपाधियों को इसलिए दिया जाता है कि लोग इनक्रेज हों, और इसलिए हटा दिया गया कि समानता का भाव सब में बरकरार रहे। संविधान सभा में उपाधियों के अंत की मांग राजगोपालाचारी ने की थी। संविधान सभा जब संविधान का निर्माण कर रहा था, तो उसमें से राजगोपालाचारी जो थे, इनको भी राजा जी की उपाधि मिली हुई थी। तो राजगोपालाचारी जी ने सबसे पहले इस बात की मांग उठाई कि उपाधियों को अंत कर दिया जाए, यानी कि उपाधि किसी व्यक्ति को सरकार के द्वारा न दी जाए। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।